हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के फोर्थ लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बायो-सैवर्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन करेंगे जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल प्रीवियस प्रॉब्लम जैसी है, जैसा कि आपको सिखाया था मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल, बट इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो अपने पास एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इस वायर से ए डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने को पता है बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा पार्ट कट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्पेस में लिख लेंगे पॉइंट पी पे, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इस पूरे वायर की मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एल डिस्टेंस पे कोई एक करंट एलिमेंट डी, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर बोल देते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो करंट एलिमेंट और पोजीशन बीट इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से बायो-सैवर्ट लॉ लगा कि इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। छोटा सा एलिमेंट है तो इसको हम डीवी लिखते हैं, तो दे सकते हैं डीवी इज इक्वल टू, फ्री स्पेस में है तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, करंट है आई, करंट एलिमेंट है डीएल, साइन थीटा, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट पोजीशन वेक्टर थीटा है तो साइन थीटा लिख लेंगे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब आपको टोटल चाहिए तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेट कर देते हैं तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी कि जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, इस पूरे पाथ को इंटीग्रेट करोगे तो लेंथ पे करना चाहिए, बट यहाँ पे अपने को लेंथ नहीं पता है, सिर्फ पता है कि जो वायर है वो कैसा है, फाइनाइट है। तो अगर लेंथ नहीं पता है और यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है तो दूसरा टेक्निक भी यूज कर सकते हैं कि हमें इस एंड और इस एंड से, जो अपर एंड और लोअर एंड है, वहां से इस पॉइंट पे एंगल पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि कितने एंगल से कितने एंगल तक ये वायर। तो मान लेते हैं कि ये जो एंड है यहां से एंगल बना रहा है φ1, इस एंगल को डिफाइन कर दे रहे हैं φ1। ओके, मान लेते हैं कि ये जो बेस है वो इस पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल फाई बना रहा है, ऐसा मान लेते हैं, और ये फाई यहां से यहां तक एक्सटेंड हो रहा है, तो इस एंगल को हम बोल देते हैं φ1, और ये जो लोअर एंड है ये भी एंगल बना रहा होगा, φ2 बोल दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एंगल अपर से φ1, तो इस पॉइंट से अगर हम ऊपर देखें तो φ1 एंगल जिसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और अगर नीचे देख रहे हैं, लोअर देख रहे हैं तो φ2 को हम निगेटिव ले रहे हैं। निगेटिव का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है इस बेस से नीचे है, और पॉजिटिव का मतलब बेस से ऊपर है। जो वायर है वो φ2 एंगल से φ1 एंगल तक एक्सटेंड कर रहा है। तो लिमिट हम पुट करेंगे φ2 से φ1 तक। ओके, यहाँ पे लिमिट देखो, लिमिट हमेशा करंट के डायरेक्शन में पुट करते हैं, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो लिमिट हमेशा पुट करेंगे -φ2 टू φ1। तो यहाँ पे जो लिमिट बनेगी वो बनेगी माइनस ऑफ φ2 टू φ1, इंटीग्रेशन ऑफ -φ2 टू प्लस φ1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जितनी क्वांटिटी कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर देते हैं, और क्योंकि जो करंट एलिमेंट है इसकी लेंथ आप चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज करोगे तो थीटा की वैल्यू भी वेरी होगी, और उसी हिसाब से जो पोजीशन वेक्टर है वो भी वेरी करता चला जाएगा, तो ये सब हो जाएगा वेरिएबल। अब इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो अब इंटीग्रेशन में देखो आपके पास डीएल, यानी आप लेंथ एलिमेंट के टर्म में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, बट लिमिट आपने एंगल की पुट कर रखी है। लिमिट किसकी है, एंगल की। तो भाई ऐसा तो नहीं करेंगे ना, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी टाइम की पुट करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि लिमिट जो है वो लेंथ की, और इंटीग्रेशन में जो लिमिट्स है वो आप टाइम की पुट कर रहे हो। तो अगर आप लेंथ को इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी आप लेंथ की पुट करोगे, टाइम की इंटीग्रेट कर रहे हो तो लिमिट भी टाइम की पुट करोगे। ये जो भी टर्म्स हैं इनको हम फाई के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हम थीटा को लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस फाई। एक तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो tan फाई आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, l है, और बेस कितना है आपका, a है, तो ये हो जाएगा l/a। यहां से आप लिख सकते हो l इज इक्वल टू a tan फाई, बिल्कुल लिख सकते हो। l को फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो tan फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे मिलेगा अपने को dl ओवर d फाई, फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बनेगा a इंटू सेक स्क्वायर फाई। तो हमें मिल जाएगा dl की वैल्यू मिल जाएगी a सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हमने फाई के टर्म में dl को कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब क्या बचा अपने पास, dl के बाद बचा साइन थीटा। देखो साइन थीटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं π/2 माइनस फाई, इस वाले ट्राइंगल से। ये प्रॉपर्टी बन जाएगी π/2 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस थीटा आप जानते हो प्रॉपर्टी है साइन की, वो है कॉस थीटा। तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
कॉस फाई में, तो साइन थीटा को भी कॉस फाई में कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर्टी लगा के। दूसरा बचा अपने पास क्या है, आर है। कॉस फाई इज इक्वल टू, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस अपने पास ए, हाइपोटेनस कितना है अपने पास आर। आर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई कॉस फाई। ओके, कॉस फाई का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक फाई। सो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए सेक फाई। सो यहाँ पे आर भी कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म में, तो डीएल कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म में, साइन थीटा कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म में, आर भी कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस फाई टू फाई 1, डीएल की जगह बन जाएगा ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह आ जाएगा अपने पास कॉस फाई डिवाइडेड बाई, देखो आप आर स्क्वायर है तो आर की जगह आप करोगे ए और सेक फाई का होल स्क्वायर, तो बनेगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट, ओके, म्यू नॉट आई की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, आई यहाँ पे छूट गया है तो म्यू नॉट आई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी आ गया म्यू नॉट आई मिसिंग, ओके। तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, ए यहाँ पे बचा है आप बाहर कर लो क्योंकि ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में बचेगा माइनस फाई टू फाई 1, और क्या बचा अपने पास कॉस फाई एंड डी फाई, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, इंटीग्रेशन है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन अपने पास साइन फाई होता है, लिमिट पुट करोगे आप माइनस फाई टू प्लस फाई 1, ओके। लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, अपर लिमिट पुट करो आप साइन फाई 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस फाई 2, आपको पता है साइन ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस फाई 2 माइनस ऑफ साइन फाई 2 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ओके। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, ओके। तो फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज देखनी है, जो एंगल है फाई 1 और फाई 2 वो आपसे अपर एंड और लोअर एंड का पॉइंट पीस लेनी, बेस से आपको एंगल मेजर करना है, ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो बेस से मेजर करना है फाई 1 और फाई 2। यानी अब इसका कुछ स्पेशल केस तो बनता है, स्पेशल केस ये बनता है कि अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेगी, ओके। तो अभी आप देखो ये वायर कैसा था, फाइनाइट था, इसका अपर एंड से एंगल फाई 1 था और लोअर एंड से एंगल फाई 2 था, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट करी वो आई म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू ए, ये जो डिस्टेंस है आपके पास साइन फाई 1 प्लस ऑफ साइन फाई 2, ओके, ये आपने वैल्यू लिख रखी है, ओके। तो अगर इस वायर को देखो, आप ध्यान से देखो, अगर इस वायर ये इनफाइनाइट वायर हो जाए तो जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी, सपोज करते हैं हम जैसे जैसे ये लेंथ इनफाइनाइट होती जाएगी वैसे वैसे ये जो एंगल है वो भी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल वैसे वैसे ये जो एंगल है ये इंक्रीज करता जाएगा, ये एंगल भी तो बढ़ता जाएगा, तो ये एंगल ऐसे बढ़ते 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 जब ये इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो ये एंगल कितना बनाएगा बेस के साथ एंगल, यानी फाई 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 90 डिग्री। देखो आप इंक्रीज करते 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 जब ये इनफाइनाइट को लेंथ पहुंचेगी तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। ऐसे यहाँ भी एंगल इंक्रीज, जैसे जैसे हाइट लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एंगल भी इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करते 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 ये भी एंगल बेस के साथ कितना बना देगा 90 डिग्री। यानी इस केस में फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, ये ऊपर जाके 90 बना देगा, ये जब लोअर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ये भी बना देगा। यानी अगर अपने पास एक वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, और ए डिस्टेंस पे अगर अपने को पी पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो फाई 1 भी इसके लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री और फाई 2 भी इसके लिए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फील्ड पॉइंट जो बनेगा इनफाइनाइट वायर की वो कितनी बनेगी, इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो आएगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, ओके। साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इनफाइनाइट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आएगी
म्यू नॉट आई ओवर, यहाँ देखो आप 91 हो जाएगा, साइन 91, 1 + 1 2, 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 2 पाई ए, यानी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर। ओके, सिंपल है। सेकंड देखते हैं बी पार्ट, व्हेन वायर सेमी इनफाइनाइट हो, व्हेन वायर इज ऑफ सेमी इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट लेंथ, या आपका वायर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, ये जो फील्ड पॉइंट है, पॉइंट पी किसी एक एंड से कोइंसाइड कर जाए, एक एंड पे कोइंसाइड कर जाए तो फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। यानी हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो ये जो इनफाइनाइट ही जा रहा है, बट दूसरी तरफ ये वायर या इधर इनफाइनाइट गया, बट दूसरी तरफ ये जो पॉइंट है वो इस एंड से कोइंसाइड कर गया ए डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से फील्ड कितनी होगी। तो अभी भी ये इनफाइनाइट जा रहा है तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी भी 90 डिग्री रहेगी। बट अगर हम φ2 की बात करें तो इस केस में φ2 का कितना आएगा, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप क्या कर रहे हो, इसको इस पॉइंट को यहाँ कोइंसाइड करा रहे हो, तो ये लेंथ घटते घटते इसके पैरेलल हो जाएगी बेस के, ये जो पोजीशन वेक्टर इसके बेस के पैरेलल हो जाएगा, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, यानी यहाँ पे फाई कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप पुट करो एट पॉइंट पी सेमी इनफाइनाइट का, तो कितना बनेगा, ये बनेगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन φ1 कितना है 90 डिग्री प्लस φ2 कितना है 0 डिग्री, साइन 91 साइन 0 0। तो इनफाइनाइट वायर की जो सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखोगे, इसको न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। तो किसी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपान 2 पाई होता है, सेमी इनफाइनाइट की मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपान 4 पाई होता है। क्योंकि सेमी इनफाइनाइट वायर का हाफ है, इसलिए इसकी फील्ड इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ देखो आप 4 आता है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस और है, ओके, तीसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं कि व्हेन पॉइंट पी लाइज अलोंग द कंडक्टर बट नॉट ऑन द कंडक्टर, यानी जब ये जो पॉइंट्स है वो कंडक्टर के डायरेक्शन में लाई कर जाए लेकिन कंडक्टर के ऊपर ना हो। यानी इस केस में देखो कि अपने पास अगर यही कंडक्टर है जिसमें करंट आई है, तो आर डिस्टेंस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो इसके ऊपर जो भी आप करंट एलिमेंट लोगे, सपोज टू डीएल लिया आपने करंट एलिमेंट, तो देखो इससे क्या होगा कि जो करंट एलिमेंट और ये जो पोजीशन वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें डीएल क्रॉस आर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डीएल इंटू आर इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 0 होता है तो डीएल क्रॉस आर की जो वैल्यू होगी इस केस में वो 0 हो जाएगी। तो बाय सेवर्ट लॉ तो वेक्टर फॉर्म यही होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर ओवर आर क्यूब। तो अगर डीएल क्रॉस आर 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट पी पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो ये तीसरा केस है कि जब भी कोई फील्ड पॉइंट किसी मैग्नेटिक वायर के अलोंग होता है तो उसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 0 आती है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये था स्पेशल केस ऑफ फाइनाइट वायर। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपके समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करना और लाइक करना। अपना ख्याल रखना। राधे राधे।